गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में डीप बात करने जा रहा हूं। जिनको शॉर्ट में समझना है वो इससे मेरे पहले वाले वीडियो को देखें, वहां पर मैंने उसको शॉर्ट में समझा के डेरिवेट किया है। इस वाले वीडियो में मैं उसको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। तो आपको अगर डिटेल में जानना है कि एक्चुअल में ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है तो अपने कानों में हेडफोन लगाइए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और जो मैं कहूं उसको इमेजिनेशन करिए, बिकॉज इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज। ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण आपकी कल्पना करने की शक्ति होती है। तो ये वीडियो मेरा उन स्टूडेंट, उन टीचर्स के लिए है जो फिजिक्स को पढ़ना नहीं समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। क्योंकि फिजिक्स इज व्हाट? फिजिक्स इज नॉट इन द बुक्स, फिजिक्स इज ऑल अराउंड अस। हमारे चारों तरफ फिजिक्स है। चलिए लेट्स स्टार्ट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपने मूवी देखी होगी मेरे दोस्तों, उस मूवी का नाम है फास्ट एंड फ्यूरियस। एक हॉलीवुड मूवी है जिसमें विन डीजल एक्टर है, बॉलीवुड की भी एक अदाकारा है जिनका नाम है दीपिका पादुकोण, वो भी उसके एक पार्ट में काम कर चुकी हैं। उस मूवी में वो कार रेसिंग के ऊपर है पूरी मूवी। उस मूवी में जब भी कार को वो टर्न करते हैं तो टर्न करते वक्त बार बार वो वर्ड यूज करते हैं ड्रिफ्ट। तो ड्रिफ्ट में और स्लिप में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले आप ये समझिए। स्लिप में जब भी गाड़ी स्लिप होती है तो स्लिप अगर मैं गाड़ी को कर रहा हूं तो गाड़ी गिर जाएगी। स्लिप का मतलब होता है गिर जाना, मुड़ते वक्त। लेकिन ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि बिना गिरे टर्न हो जाना, बिना गिरे आपका मुड़ जाना। दिस इज कॉल्ड ड्रिफ्टिंग। ओके, अब हम आते हैं एक और चीज को समझने पर, वो है ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन। क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने के लिए आपको जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन, इसको बहुत अच्छे से समझना होगा, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल समझना होगा। तो कभी आप जब कभी किसी ग्राउंड में जाएं शाम के टाइम, इवनिंग में, तो आप देखेंगे कि आपके सिर के ऊपर मॉस्किटोज, मच्छर आ जाते हैं और वो जहां जहां आप जाएंगे वहां के आपके सिर के ऊपर ही आके उसी वॉल्यूम में मंडराते रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। इसी को बोलते हैं जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन। क्योंकि ब्राउनी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था। ओके, अब वो मच्छर जिस तरीके से आपके सिर के ऊपर मंडराते हैं ना, जिगजैग मोशन करते हैं, उसी तरीके से आपके आसपास जितने भी एयर है इस यूनिवर्स में, इस पूरे पृथ्वी पर जितनी भी एयर है, वो एयर उसी जिगजैग एयर के एटम उसी जिगजैग मोशन से हर वक्त मूव करते रहते हैं और टकराते रहते हैं एक दूसरे से और जिगजैग मोशन करते रहते हैं। लेकिन जब हवा फ्लो करती है, हवा फ्लो ठीक उसी तरीके से करती है जिस तरीके से किसी वायर में करंट फ्लो करता है। समझने की कोशिश करिएगा इसको इमेजिनेशन से, बिकॉज इमेजिनेशन से आप अगर इसको समझ गए तो कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। 99.99% बच्चे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को एक्चुअल में नहीं समझ पाते हैं। वो सीधा इसका फॉर्मूला याद कर लेते हैं कि VD इक्वल टू EE टाउ अपॉन M। तो फॉर्मूले को मैं भी एंड में समझाऊंगा, बहुत डिटेल में समझाऊंगा। उससे पहले आप समझिए कि प्रैक्टिकली ये क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। मान लीजिए हवा, एयर आगरा से मथुरा की तरफ बह रही है, फ्लो कर रही है। मैं एयर की बात कर रहा हूं, मैं करंट की बात नहीं कर रहा हूं। या किसी एक सिटी से किसी दूसरे सिटी की तरफ फ्लो कर रही है। ऐसा वो कब कर पा रही होगी? जब मथुरा में वातावरण, एटमॉस्फेयर बहुत गर्म हो गया होगा, वहां के एयर के पार्टिकल गर्म होकर किधर उठ गए होंगे? ऊपर। क्योंकि जो भी चीज गर्म होती है, गर्म होके उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ जाता है तो उसको स्पेस ज्यादा चाहिए, जगह ज्यादा चाहिए, और जगह ज्यादा कहां पे मिलेगी? ऊपर। इसलिए कोई भी चीज जो गर्म हो जाती है वो गर्म होके किधर उठती है? ऊपर की तरफ। तो उसकी जगह को भरने के लिए आगरा से ठंडी हवा मथुरा की तरफ बही, फ्लो करी। ओके, लेकिन जो एयर के पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं वो उस तरीके से फ्लो नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से आप सोच रहे हैं।
एक्चुअल में वो जिगजैग मोशन करते हुए फ्लो कर रहे हैं। मतलब क्या है इसका? मतलब ये है, ये मेरी उंगली की तरफ देखें, या मैं एक ऑब्जेक्ट लूंगा, इस ऑब्जेक्ट को आप देखें, मान लीजिए ये मेरे हाथ में एक एटम है एयर का। ये एयर का एटम जो जिगजैग मोशन कर रहा है, जिगजैग मोशन, इधर आगरा है, इधर मथुरा है। फिर से सुने, ये एयर का एटम है, मैं सिर्फ एक एटम लेके चल रहा हूं। आप बाजार में जाते हैं, कोई 5 किलो चीनी खरीदने गया, कोई 10 किलो चीनी खरीदने गया, तो सबसे पहले आप दुकानदार से क्या कहते हैं? 5 किलो चीनी दे दो? नहीं। अगर आप समझदार हैं तो सबसे पहले आप कहेंगे कि भैया 1 किलो कितने की है। तो इसलिए फिजिक्स में भी सबसे पहले हम यूनिट, एक की बात करते हैं। तो ये एक एटम मैंने मान लिया जो आगरा और मथुरा के बीच में है। इधर आगरा मान ले रहा हूं मैं, इधर मथुरा मान ले रहा हूं, ये मेरी मर्जी है। फिजिक्स में, मैथ में एज्यूम कर सकते हैं, आपको समझाने के लिए मैंने एज्यूम कर लिया। तो ये जो एयर का एटम है, ये इस वक्त जिगजैग मोशन कर रहा है ये, ओके, लाइक दिस। अब इधर का टेम्परेचर गर्म हो गया तो यहाँ की एयर ऊपर उठ गई। यहाँ की एयर ठंडी है आगरा की, क्योंकि यहाँ के ऊपर बादल थे, नीचे धूप नहीं आ पाई। यहाँ पे बादल नहीं थे मथुरा के ऊपर, यहाँ पे धूप आई तो यहाँ के एटम ऊपर उठ गए तो यहाँ पे जगह खाली हो गई। तो यहाँ से अब एटम इधर फ्लो करेंगे। तो आप सोचेंगे कि हवा के एटम ऐसे फ्लो करते हैं, नहीं, ऐसे फ्लो नहीं करते। एक्चुअल में होता क्या है कि ये जिगजैग मोशन मान लीजिए पहले ऐसे कर रहा था, तो ये अब भी ऐसे कर रहा होगा, लेकिन जो प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट हुआ, इधर प्रेशर हाई हो गया और इधर प्रेशर लो हो गया, तो अब ये ऊपर जाते जाते हल्का सा यूं जाएगा। फिर से देखें, ऊपर जाते जाते हल्का सा ऊपर ना जाके हल्का सा ऐसे जाएगा। फिर यहां से मान लो किसी दूसरे एटम से टकरा गया, यहां से ये नीचे यूं जा रहा था, अब ये यूं ना जाते जाते यूं जाएगा हल्का सा, मतलब हल्का सा ड्रिफ्ट होता जाएगा उधर की तरफ। लेकिन किसके साथ? अपने जिगजैग मोशन के साथ। जिगजैग मोशन करता रहेगा, ओनली यही एटम नहीं, सारे एटम जिगजैग मोशन करेंगे, लेकिन वो हल्के से जो ऐसे जा रहा है वो ऐसे ना जाके हल्का सा ऐसे हो जाएगा, और ऐसे होते होते कहां पहुंच जाएंगे? मथुरा। और हम कहेंगे हवा फ्लो कर रही है। हमें ऐसे लगता है कि सारे एटम ऐसे फ्लो कर रहे हैं, सीधे फ्लो नहीं कर रहे, वो जिगजैग मोशन फ्लो करते हुए ड्रिफ्ट हो रहे हैं। कैसे ड्रिफ्ट हो रहे हैं? कि सीधे जा रहे थे, इधर से प्रेशर लगा, आगरा से प्रेशर लगा, तो इस प्रेशर की बात मानेंगे, अब सीधे तो जाएंगे लेकिन हल्के से, सीधे ना जाके यूं हो जाएंगे, नॉर्थ में ना जाके हल्के से ड्रिफ्ट होकर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे इधर। यस और नो? यही काम बच्चों वायर के अंदर होता है। किसी भी वायर के अंदर मेटल होता है, कॉपर, एल्यूमिनियम, और उस मेटल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो फ्री इलेक्ट्रॉन जिगजैग मोशन करते रहते हैं उसके अंदर। तो जब भी मैं पकड़ूंगा उसको तो मुझे करंट भी लगेगा। जब भी मैं किसी मेटल, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये मेटल का बना हुआ पीस है, इसमें भी सब फ्री इलेक्ट्रॉन है जो जिगजैग मोशन कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको जब पकड़ रहा हूं तो मुझे करंट तो लग नहीं रहा। क्यों नहीं लग रहा करंट? क्योंकि इस वक्त अगर मेरी इस उंगली पर 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन इधर से टक्कर मार रहे हैं, तो 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन पीछे से टक्कर मार रहे हैं, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन ऊपर से, 1 करोड़ इलेक्ट्रॉन नीचे से, तो टोटल टक्कर मेरी उंगली पर कितनी पड़ रही है? 0। जिगजैग मोशन, इस वजह से मुझे करंट फील नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं इसको यहां पे बैटरी से जोड़ दूं, यहां पर प्लस लगा दूं बैटरी का और यहां पे माइनस लगा दूं और फिर इसको पकड़ूं, तो मुझे शॉक लगेगा, झटका लगेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी क्या करेगी? बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देगी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर देगी। तो अब जो इलेक्ट्रॉन किसी भी वायर के अंदर जिगजैग मोशन कर रहे थे, जैसे मच्छर कर रहे हैं, वो अब भी जिगजैग मोशन करेंगे अपनी वेलोसिटी से, जिसको बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। लेकिन उस वेलोसिटी के ऊपर एक वेलोसिटी और आ जाएगी, और वो वेलोसिटी होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसकी वजह से वो जिस रास्ते में, जिस डायरेक्शन में जा रहा था, उस डायरेक्शन में ना जाते हुए हल्का सा मुड़ जाएगा उसी तरफ ऑलमोस्ट, लेकिन हल्का सा मुड़ जाएगा। इसी को बोलते हैं ड्रिफ्ट हो जाना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हमारी हवा जो बहती है ना आसपास, वो भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चों। ओनली इस वायर के अंदर ही ड्रिफ्ट करंट नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ही ड्रिफ्ट नहीं हो रहे आपके आसपास। ये अगर मैं पंखा चला दूं, पंखे की वजह से हवा नीचे आ रही है, हवा के एटम नीचे आ रहे हैं, तो आपको ये लगेगा वो सीधे नीचे आ रहे हैं, नहीं, वो ड्रिफ्ट होते हुए नीचे आ रहे हैं।
मतलब वो अपनी खुद का भी जिगजैग मोशन कर रहे हैं और हवा पंखे का जो प्रेशर है उस प्रेशर की भी बात मान रहे हैं। मतलब अगर एक एटम मान लो ऊपर ये पंखा है और ये पंखा नीचे प्रेशर लगाएगा ना एयर के एटम पे, तो जो एयर का एटम ऐसे जा रहा था अब वो ऐसे ना जाके हल्का सा ऐसा हो जाएगा, अगली बार में हल्का सा ऐसा हो जाएगा, अगली बार में ऐसे पहुंचते पहुंचते नीचे हवा आ जाएगी, ये एटम आ जाएंगे। लेकिन वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, अपनी ड्रिफ्ट वेल, अपनी जिगजैग मोशन को कभी नहीं छोड़ेंगे। समझ में आया ना? अगर कोई भी आपके डाउट आ रहा है तो बेहिचक, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। ओके, अब आते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले पर, जहां से क्वेश्चन आ जाते हैं आईआईटी में, नीट में। जैसे समझिए कैसे, बीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं बीडी से। बीडी का जो फॉर्मूला होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वो होता है ई टाउ अपॉन एम। ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ई कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि बाहर बैटरी के थ्रू लग रहा है। ओके, टाउ क्या है? टाउ ये है कि जब भी वो जिगजैग मोशन कर रहा होगा इलेक्ट्रॉन, तो जिगजैग मोशन करते में आपस में भी तो टकराएंगे, तो दो टक्करों के बीच में जितना समय होगा उसी समय को बोलूंगा रिलैक्सेशन टाइम। द टाइम बिटवीन द टू कॉन्सिक्यूटिव कॉलिजन। लगातार जो दो टक्करें होती हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन टाइम ले लेता है उसी टाइम को बोलता हूं टाउ। एम क्या है? एम इलेक्ट्रॉन का मास है। अब एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, उसको बताइएगा कि ड्रिफ्ट, मैंने बैटरी लगाई किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, आप आंखें बंद करके सुनिएगा, मैंने किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में एक बैटरी लगाई, वो बैटरी ड्रिफ्ट कर, वो बैटरी की वजह से उसमें करंट फ्लो हुआ। अब उस वायर के इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर प्रोटॉन भी होंगे और इलेक्ट्रॉन भी होंगे, तो ड्रिफ्ट ज्यादा किस में प्रोड्यूस होगा? कौन ज्यादा मोड़ने की? वैसे तो प्रोटॉन चल नहीं सकते, वो क्यों नहीं चल सकते, वो एक अलग कंसेप्ट है, उसको आपको किसी और दिन समझाऊंगा। अभी सिर्फ क्वेश्चन सुनिए जो नीट का क्वेश्चन है कि ड्रिफ्ट ज्यादा किस में आएगा? ड्रिफ्ट प्रोटॉन में ज्यादा आएगा या इलेक्ट्रॉन में ज्यादा आएगा? फॉर्मूला फिर से याद कर लीजिए, ई टाउ अपॉन एम। ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज। कैपिटल ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम। एम क्या है? जो डिवाइड में मास। यस, द राइट आंसर इज जो ड्रिफ्ट ज्यादा होगा या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो ज्यादा होगी वो ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन की। किसकी स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन की। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है। किसकी कंपैरिजन में? प्रोटॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 केजी। और प्रोटॉन का मास कितना होता है? 1.67 इंटू 10 टू द पावर -27 केजी। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो -31 है और प्रोटॉन का जो मास है वो -27 है, और माइनस में जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, तो इसलिए छोटा मास किसका हुआ? इलेक्ट्रॉन का। और कितने टाइम्स छोटा है? 10,000 टाइम्स। किससे? प्रोटॉन से, क्योंकि -27 और -31 10 टू द पावर 4 का डिफरेंस आ गया, 10,000 टाइम्स। तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसकी ज्यादा होगी? इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि उसका मास कम है, इसलिए उसमें ड्रिफ्ट ज्यादा। अरे भाई आप खुद बताओ कि आप ट्रक चला रहे हो और आपको मोड़ना है, तो आप ट्रक को आसानी से मोड़ लोगे उसी स्पीड में जिस स्पीड में कार को आसानी से मोड़ लोगे। हाँ, कार को आसानी से मोड़ लोगे, ना कि ट्रक को। क्यों? क्योंकि ट्रक भारी है, जो चीज भारी है उसको आसानी से आप नहीं मोड़ पाओगे। और वही फिजिक्स बोल रही है कि बीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एम। बीडी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के, जितना ज्यादा मास उतनी ज्यादा मोड़ने में, ड्रिफ्ट करने में दिक्कत, उतना ही कम ड्रिफ्ट होगा वो। आप कार को आसानी से मोड़ लोगे कंपैरिजन टू ट्रक। अब समझ में आया? चलिए दूसरा, कि अगर मैं रिलैक्सेशन टाइम को कम कर दूं, मतलब दो टक्करों के बीच का टाइम को मैं कम कर दूं, जो कि किसी भी वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में जिगजैग मोशन, ब्राउनियन मोशन की वजह से हो रही हैं, अगर मैं उनको कम कर दूं तो क्या होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या असर पड़ेगा इसका? यस, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी?
समझिए इसको, देखिए, समझिएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये चल के यहां पे आया, जिग-जैग मोशन कर रहे हैं। अगर ये आया 2 सेकंड, यहां से टकराने में 2 सेकंड लगे और ये ड्रिफ्ट होता हुआ आया, ओके, देखना यहां से यहां पे डिस्टेंस का ध्यान रखिएगा, मेरे हाथों को देखिएगा, यहां से मैं इसको थोड़ा ऊपर ले रहा हूं, ये जाना सीधा था लेकिन ड्रिफ्ट की वजह से सीधा ना जाके अब भी जा तो इसी तरफ रहा है लेकिन हल्का सा नीचे मुड़ गया, ड्रिफ्ट हो गया, क्योंकि ऊपर से नेगेटिव टर्मिनल और नीचे पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का, तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट, ऐसे ना जाके ऐसे ड्रिफ्ट हो और यहाँ पे टकराया। अब यहाँ पे ये टकराया ना, मान लो ये पार्टिकल, ये वाला जो एटम है वायर के अंदर ही, ये वायर का एटम इसके और ज्यादा नजदीक होता तो इससे जल्दी टकरा जाता। अब ये अगर जल्दी टकरा जाता तो देखो, जब ये दूर था तो ये इसका जो मुड़ाव है, इसने जो टर्न लिया वो ज्यादा लिया, कर्वेचर ज्यादा बनी, लेकिन जब ये इसके पास है तो अब ये जल्दी टकरा गया तो ये मुड़ नहीं पाया ज्यादा। कब, किसके कंपैरिजन में ज्यादा नहीं मुड़ पाया, पहले के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जब ये इसके पास आ गया तो जल्दी टकरा गया तो टाउ रिएक्शन टाइम कम हो गया, टाउ कम हो गया तो बीवी ड्रिफ्ट भी कम हो गया, कम मुड़ पाया। ये सीधा सीधा रिलेशन है। ऐसे आपको फिजिक्स पढ़नी है बच्चों, यस और नो, ओके। इस तरीके से इसमें ढेर सारे कंसेप्ट आप बना सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं 4 गुना कर दूं, 4 टाइम्स कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या असर पड़ेगा, या मैं मास को 10 टाइम्स कम कर दूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर क्या डिफरेंस पड़ेगा। ऐसे सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके नीट और आईआईटी में। आईआईटी में वो न्यूमेरिकल वैल्यूज के फॉर्म में पूछे जाते हैं और नीट में वो थ्योरेटिकल वैल्यू के फॉर्म में पूछे जाते हैं। बस कंसेप्ट यही होता है पूछने का। तो आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई माइंड में कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को रखिएगा नहीं, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड। थैंक यू सो मच।